नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस शासनादेश पर चर्चा करने वाले हैं उस शासनादेश ने कई अभ्यर्थियों की नींद उड़ा दी है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों, कल जब मैं मॉक टेस्ट करा रहा था रात को 11 बजे, तो काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट्स आना शुरू हुए कि अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्योंकि जो है अब भर्ती तो आने वाली है नहीं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो हम पढ़ के क्या करें। कई लोग जो है डिमोटिवेट हो गए। कई लोगों ने तो कमेंट में यहाँ तक कह दिया कि भाई अब चैनल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब भर्ती नहीं आएगी तो फिर आप पढ़ा कर करेंगे क्या। ठीक है भाई, उनकी जो जितनी समझ थी उस हिसाब से उन्होंने कहा। फिर मैंने दोस्तों इस चीज़ को देखा, मैंने कहा ऑफिशियल जानकारी क्या है, क्योंकि जो भी लोग अभी तक बता रहे थे वो न्यूज़ का सोर्स बता रहे थे कि भाई टीवी पर बताया गया है कि कोई भर्ती नहीं होगी। ठीक है, तो जब हमने ये शासनादेश पढ़ा तो जो चीज़ निकल के आई है उसे मैं आपको उदाहरण के साथ समझाने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, मगर आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। दोस्तों, कई बार होता क्या है, जो ऑफिशियल लेटर होते हैं उसमें कुछ इस तरीके के जार्गन होते हैं, इस तरीके के टेक्निकल वर्ड होते हैं जो कि आम आदमी की समझ में नहीं आते हैं। कई बार अर्थ का अनर्थ निकाल दिया जाता है। एलएलबी जो प्रोफेशन है दोस्तों, वो तो चल ही इसी बेस पर रहा है, क्योंकि कानूनी जो शब्द हैं वो इतने ज़्यादा क्लिष्ट हैं कि नॉर्मली आम आदमी को समझ में नहीं आता है, इसलिए जो है एलएलबी का प्रोफेशन है। तो इन सब चीज़ों में जो दोस्तों मुझे काफ़ी समय हो गया है ये टेक्निकल भाषा पढ़ते हुए, और 5 से 6 साल का अनुभव है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाऊँगा। हुआ क्या है दोस्तों, कोविड-19 का जिस वजह से लॉकडाउन हुआ है, आपको पता है कि इस समय पर हर गवर्नमेंट जो है वो खर्चा बचा रही है अननेसेसरी। जैसे कि आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने कर्मचारियों का सबसे पहले डीए फ्रीज़ कर दिया 18 महीने के लिए, यानी कि जो महंगाई भत्ता होता है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसी तर्ज पे जो यूपी गवर्नमेंट है उसने भी महंगाई भत्ता फ्रीज़ किया, और एक कदम और आगे बढ़ के जो सचिवालय भत्ता मिलता था वो भी बंद कर दिया। कोई अन्य जो भत्ते थे वो भी बंद कर दिए गए। ठीक है, क्योंकि इस समय जो है सभी को पैसे की तो दिक्कत है ही। अब जो ये लेटर है जिसके बाद ये खबर उड़ाई जा रही है कि भाई अब भर्तियां नहीं होंगी, भर्तियां नहीं होंगी, तो दोस्तों हो सकता है आप इस वीडियो को जो देखने आए हैं दुखी मन से आए हों, मगर मैं आपको खुश करके छोड़ूंगा। ठीक है, और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ग्रुप में शेयर करें जहाँ पर अभ्यर्थी पढ़ाई करने वाले हों, खासकर यूपी गवर्नमेंट के। ठीक है, ताकि उनके पास तक ऑथेंटिक जानकारी पहुँच पाए। तो हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 क्या है? विभागीय कार्य प्रणाली में परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग आदि के कारण कई जो पद हैं वो वर्तमान परिवेश में एक तरीके से इर्रिलेवेंट हो गए हैं, जिन्हें विभागों द्वारा चिन्हित कर समाप्त करने की कार्यवाही की जाए। दोस्तों, होता यह है कि पहले कुछ पद थे, मगर आज के समय में उसका कोई उपयोग नहीं है। अब मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ, अभी समझ जाएंगे आप। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है कि मैंने बीएसएनएल में एज ए कॉन्ट्रैक्ट पर भी जॉब की है। 18 साल की उम्र में दोस्तों जब मैं डाटा एंट्री के काम पे लगा था, तो जो मेरा सेक्शन था उसके अंदर एक पोस्ट थी डीएम। मुझे पता नहीं था उस समय पर, ना मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जानता था, ना मैं किसी और चीज़ को जानता था, बस मुझे ये पता था उन्हें डीएम साहब बोलते हैं। तो एक बार मेरे एक फ्रेंड ने पूछा भाई कहाँ जॉब करता है, तो मैंने कहा यार मैं जिस सेक्शन में हूँ बीएसएनएल में हूँ, और मेरे साथ में डीएम साहब बैठते हैं। तो बोला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मैंने कहा यार पता नहीं वो क्या है, तो बोला कल पूछ के आना। मैंने कहा ठीक है। तो जब मैंने कल अगले दिन उनसे जब पूछा, मैंने कहा सर आपका फुल फॉर्म क्या है इसका जो डीएम है, तो उन्होंने कहा ड्राफ्टमैन। तो मैंने कहा ड्राफ्टमैन वो करता क्या है, तो बोले वो तो नक्शे बनाता है। मैंने कहा मैं इतने समय से आपके साथ ऑफिस में हूँ, मगर मैंने आपको नक्शा बनाते हुए तो नहीं देखा कभी। बोले ये सब काम अब नहीं होता, पहले होता था। ठीक है, तो अब मैंने कहा अब आप क्या कर रहे हैं, तो बोले अब जो है ये जो क्लर्क वाले जो काम होते हैं, जो एक तरीके से नोट शीट वगैरह है, लेटर पुटअप करना है, बिल पुटअप करने हैं, तो यही सारे काम कर रहे हैं जो कि एक नॉर्मल क्लर्क करता है। तो इस तरीके के अलग अलग विभागों में बहुत से पद हैं। अब हुआ क्या है कि उन्हें समाप्त किया जाए। उसके बाद अब मान लीजिए जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ क्या किया जाएगा। अब मान लीजिए किसी को हो सकता है 2 साल बचे हुए हों या 3 साल बचे हुए हों, तो उन्हें उनके लिए जो बात चल रही है यहाँ पर, उन्हें समायोजित कर दिया जाएगा। समायोजित का मतलब यह है दोस्तों कि हर विभाग में कई कैडर होते हैं, जैसे क्लेरिकल हो गया, टेक्निकल कैडर हो गया, या और भी बहुत सारे। तो उसमें क्या होता है कि भाई जब वो कैडर ही ख़त्म हो रहा है तो दूसरे कैडर के साथ जो है मर्ज कर दो। मान लीजिए कि उनसे क्लर्क वाला काम कराने लगे, है ना। तो अब ये बताइए कि इसमें ये बात कहाँ पर निकल के आई कि किसी अभ्यर्थी की जो है वो भर्ती नहीं होगी।
यहाँ पर चौथे वाले पॉइंट में तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ये बात लिखी गई है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों द्वारा नए पदों का सृजन नहीं किया जा सकेगा। नए पदों का सृजन की बात चल रही है दोस्तों। जो ऑथराइज पद हैं, जब भी कोई विभाग बनता है तो उसमें पद ऑथराइज किए जाते हैं कि भाई क्लर्क इसमें इतने होंगे, अफसर इतने होंगे, डायरेक्टर इतना होगा, जॉइंट डायरेक्टर इतना होगा। तो एक पूरा एक हायरार्की होती है और उसके हिसाब से एक किसी भी मिनिस्ट्री को, किसी भी विभाग को जो है एक अप्रूवल मिल जाता है कि भाई आपका इतना बजट है और आप इस हिसाब से खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात ये चल रही है कि आपको कोई नया पद क्रिएट नहीं करना है। दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ महीनों पहले खबर आई थी कि हाई कोर्ट के अंदर एसओ के और आरओ के नए पद सृजित हुए हैं। सृजित होने का मतलब ये है कि जो उनकी ऑथराइजेशन थी, मान लीजिए कि 300 पदों की ऑथराइजेशन थी और काम थोड़ा बढ़ गया, तो बढ़ने की जब काम बढ़ता है तो पद हम मतलब सृजित कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने कुछ पदों का सृजन किया। तो यहाँ पर वही बात चल रही है कि अलग अलग विभागों के अंदर आपको नए पद को क्रिएट नहीं करना है। तो ठीक है, नहीं करेंगे, मगर जो ऑलरेडी हैं ये कहाँ किया गया है, जो ऑलरेडी ऑथराइज पद हैं उन्हें ख़त्म कर दो। यहाँ पर सिर्फ उन पदों को ख़त्म करने की बात चल रही है दोस्तों जो कि आज के समय पर प्रासंगिक मतलब रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, समझ गए। अब हम पॉइंट नंबर 5 पे बढ़ें। अभी तक मुझे लगता है कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और यदि आपके पास कोई अलग से तर्क हो आपका तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 ये है कि विभिन्न विभागों में सलाहकार, अध्यक्ष और सदस्य, ये बहुत बड़े बड़े पद हैं दोस्तों। इन्हें ये मत सोचिएगा कि जो अध्यक्ष हैं और ये जो सदस्य हैं ये कोई ग्रुप डी या ग्रुप सी के हैं। ये हाई लेवल की बात चल रही है। जो विभागों में जो सलाहकार, अध्यक्ष और सदस्य आदि की अस्थायी प्रकृति की पदों की जो नियुक्ति की जाती है और जो उनका सहयोगी स्टाफ होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई अफसर होता है, उसके साथ में क्लर्क भी होगा, बड़ा बाबू भी होगा, चपरासी भी होगा। तो इन पदों के लिए जो सहयोगी स्टाफ की जो व्यवस्था हेतु कोई नया पद सृजित ना किया जाए। मतलब पहली बात तो ये है कि इनके जो ये ऊपर वाले जो ये पद हैं ये खुद अस्थायी प्रकृति के हैं, और ये जो अस्थायी प्रकृति है तो इनके लिए कोई आपको नया पद नहीं क्रिएट करना है। और सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था सरप्लस स्टाफ से, मतलब जो सपोर्टिंग आपको स्टाफ चाहिए वो कहाँ से अरेंज करेंगे? या तो जो सरप्लस स्टाफ है, और सरप्लस स्टाफ कौन सा? ये जो बात चल रही थी ना दोस्तों समायोजित करने की, तो ये वाला भी तो एक तरीके से सरप्लस हो गया अपने कैडर में, तो वहाँ से भी यूज़ किया जा सकता है। और या फिर जो है आप उसकी आउटसोर्सिंग कर लें। ठीक है, ये दो तरीके हैं। अच्छा, आप ये बताओ इन दोनों पॉइंट में ये बात कहाँ लिखी गई है कि आपको नए पद नहीं भरने हैं? अच्छा, जिसने ये लेटर बनाया है, अगर ये संदेश देना होता कि भाई नए पद नहीं भर्ती किए जाएंगे तो साफ साफ लिखा जाता ना कि नए पदों पर भर्ती नहीं होगी, या जो रिक्त पद हैं उन पे भर्ती नहीं होगी। यहाँ पर तो सृजन की बात चल रही है कि आपको जो नया पद है वो क्रिएट नहीं करना है भाई। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ना सरकार की तरफ से बोल रहा हूँ ना अभ्यर्थियों की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो लेटर लिखा हुआ है मैं उसे आपको उस भाषा में समझा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आप लोगों तक कन्वे हो रहा होगा। यदि आपकी कुछ अलग समझ है, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कई बार समाचार पत्रों में क्या किया है लोगों ने, जूनियर असिस्टेंट और लोअर पीसीएस दोनों की भर्तियों को मिक्स करके रिपोर्टिंग कर देते हैं कई बार तो। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति पेपर नहीं देता, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, तो एक ओवरव्यू रहता है बस उसके पास ऊपर ऊपर का। तो यहाँ पर जो भी लैंग्वेज है, मुझे नहीं लगता कि इससे किसी भी अभ्यर्थियों को घबराने की ज़रूरत है। जो पुरानी भर्ती थी वो चलती रहेंगी, और जो नए पद आने हैं मुझे लगता है वो भी आएंगे, उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। हो सकता है थोड़े बहुत डिले हो जाए, मगर दोस्तों ये बात सोचिए आप कि अभी इस समय पर मान लीजिए 5000 कोई पद निकाल दिए जाएँ इंटर बेस पे या फिर ग्रेजुएशन बेस पे, तो आपको क्या लगता है कितने फॉर्म पड़ेंगे? कम से कम 15 से 20 लाख फॉर्म पड़ेंगे। इससे तो और सरकार को रेवेन्यू मिल जाएगा भाई, इससे कोई लॉस कोई है। भले ही परीक्षा 1 साल बाद 2 साल बाद करा ली जाए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, होता क्या है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो सरकार का अंग हैं, उसकी बॉडी का अंग हैं। सरकार कुछ भी अगर योजना बनाती है और ग्राउंड लेवल पे अगर आपको लागू करानी है तो सरकारी कर्मचारी ही तो कराएगा भाई, जनप्रतिनिधि तो नहीं कराएगा। तो जो सरकारी कर्मचारी है वो एक मशीनरी है जिसके जरिए सरकार अपनी योजनाएं लोगों तक पहुंचाती है। तो ये जो संदेश फैलाया जा रहा है कि भाई अब भर्ती नहीं होगी, भर्ती नहीं होगी, पता नहीं किस बिहाफ पर, किस न्यूज़ चैनल के उस पर आप जो है ये चीज़ें फैला रहे हैं, जबकि ऑफिशियल शासनादेश में इस चीज़ को दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, और रही बात हाई कोर्ट भर्ती की, क्योंकि कई अभ्यर्थी मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि कोविड-19 का जो है हाई कोर्ट की भर्ती पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों हाई कोर्ट की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है
वो ऑर्डर नहीं निकाल सकती। पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि जो हाई कोर्ट है खुद में एक ऑटोनमस बॉडी है और उसे भर्ती करनी है या नहीं करनी है ये उसका खुद का राइट होगा। और अभी आपको पता है कि जो आरओ की जो भर्ती चल रही है अभी उसका भी रिज़ल्ट आना बाकी है और उसके बाद उसका भी स्किल टेस्ट होगा। तो दोस्तों उसके स्किल टेस्ट में के लिए तो मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा अपने चैनल के माध्यम से, और जो भी नई भर्ती आएंगी उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। और हमारी तरफ से मॉक टेस्ट तो चल ही रहा है रात को, मंडे टू सैटरडे रात को 11 बजे, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको चैन की सांस भी आ गई होगी और खुश भी हो गए होंगे अब आप। तो लाइक भी दबा दीजिएगा और वीडियो भी शेयर कर देना, जिससे कि जो लोग टेंशन में हैं उन्हें थोड़ी बहुत राहत की सांस मिले, वरना पता नहीं लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं और फैला देते हैं, ठीक है। तो जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।